चैप्टर स्टार्ट करवाना बेटा, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों चैप्टर एक साथ ही करवाऊंगा, कुछ बुक्स में एक साथ होते हैं, कुछ बुक्स में अलग होते हैं, तो मैंने एक साथ ही कवर करे हुए हैं और दोनों का नेक्स्ट क्लास में टेस्ट रखूंगा। थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हमें डिमांड का मीनिंग पता होना चाहिए। डिमांड क्या होती है? देखो, डिमांड का मतलब होता है दैट इज अ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग, कि कमोडिटी कंज्यूमर कितना विलिंग है, एबल है। मतलब एक होती है मेरी इच्छा लेने की और एक होती है मेरी एबिलिटी। मेरी दोनों चीजें, मेरी एबिलिटी भी है, मेरी इच्छा भी है लेने की, ठीक है, विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर मैं एक कमोडिटी कितनी परचेज कर सकता हूं ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। क्या बोलते हैं उसको? डिमांड। डिमांड हमेशा दो चीजों की होती है, सॉरी, डिमांड हमेशा किसकी होगी? फाइनल गुड्स की। दूसरा, डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट। फाइनल गुड्स क्यों? जब भी हमें कोई चीज चाहिए तो हमें ये देखता है कि ये चीज पूरी प्रॉपर हो, तभी मैं उसको परचेज करूंगा, अदरवाइज मैं परचेज नहीं करूँ। और ये नहीं है कि एक बार आपने डिमांड कर ली तो फ्यूचर में कभी डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, डिमांड तब भी करनी पड़ सकती है। फिर आता है बेटा हमारा पॉइंट इंडिविजुअल डिमांड। सेम डेफिनेशन, दैट इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो बस वहां पर हमने क्या वर्ड लगा देना है कंज्यूमर के साथ? पर्टिकुलर कंज्यूमर। क्या वर्ड लगेगा? पर्टिकुलर कंज्यूमर। कि पर्टिकुलर कंज्यूमर कितना विलिंग है, एबल है बाय करने के लिए डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। शेड्यूल बेटा सेम डेफिनेशन, आगे क्या लग जाएगा? बस टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या लग जाएगा? टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। और हमें पता है जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज। प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है? डिक्रीज। और कर्व क्या रहेगी बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। और कर्व की अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो बस क्या लगा देंगे वर्ड? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या लगेगा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कोई डाउट है बेटा यहां तक? फिर आता है बेटा मार्केट डिमांड। मार्केट मतलब पूरी टोटल, ठीक है। जहां पर हमने वर्ड पर्टिकुलर लिखा था वहां पर क्या लिख देंगे? ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। शेड्यूल में क्या लगेगा बेटा? सेम चीज, या तो आप ऐसे लिख सकते हो समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, या फिर सेम डेफिनेशन आगे क्या लग जाएगा? टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या लग जाएगा? टेबुलर प्रेजेंट। देखो हर कस्टमर की डिमांड अलग होती है। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर की डिमांड है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो 100 से स्टार्ट करके ऐसे से डाउन कर 80, 60, 40, 20। बट बी कंज्यूमर कहता है नहीं, मैं स्टार्टिंग में कितने ले पा रहा था? 120। ठीक है, और भी फैक्टर्स होते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों का प्लस क्या बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? मार्केट। क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड। क्लियर है? और जब तीनों की कर्व बनाएंगे बेटा, तीनों की कर्व क्या रहेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या रहेगी? डाउन। बट ये दोनों कर्व क्या रहेंगी? स्टीपर। क्या रहेगी? स्टीपर रीजन, क्योंकि चेंजेस कम आएंगे। और मार्केट की कर्व क्या रहेगी? फ्लैटर। क्यों? क्योंकि चेंजेस ज्यादा आएंगे। समझ आया बेटा पॉइंट? कोई डाउट? फिर आता है बेटा हमारा फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी। कौन सा? प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगी? और प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगी? अदर थिंग रिमेन। बाकी सारे फैक्टर जितने भी होंगे सारे बेटा क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट। उनमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं उसको हम? प्राइस ऑफ रिलेटेड। और क्या होता है बेटा इसका नेम? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या नेम होता है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इट मींस प्राइस ऑफ वन गुड इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। जब एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करेगा, दैट इज नोन एज क्रॉस प्राइस इफेक्ट और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसमें दो आते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से आते हैं? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है? जो एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ, कोक का प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज, तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। उस टाइम पर पेप्सी का प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो क्या रिलेशन रहेगा? पॉजिटिव। क्या रिलेशन रहेगा? पॉजिटिव। कोई डाउट है बेटा यहां तक? नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स।
नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जो ज्वाइंटली यूज होते हैं, ठीक है। ज्वाइंटली बेसिकली लाइक पेट्रोल एंड कार। अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ तो लोग ज्यादा पेट्रोल यूज कर सकते हैं, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या रिलेशन है? नेगेटिव। तो सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रिलेशन होगा बेटा? नेगेटिव रिलेशन। समझ आया बेटा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि हमारी इनकम कैसे इफेक्ट करेगी डिमांड पर। नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं बेटा? हाई क्वालिटी गुड्स, जिसकी डिमांड कब बढ़ेगी? जब इनकम इंक्रीज होगी। तो इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या होगी? पॉजिटिव है यार, इनकम इंक्रीज होगी तो मेरी हाई क्वालिटी की डिमांड बढ़ेगी ना, तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। सेकंड आता है बेटा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर कौन सा होता है? लो क्वालिटी। कि इनकम इंक्रीज होने से मैं तो डिमांड किसकी करूंगा? क्वालिटी। तो लो क्वालिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन है और इसमें नेगेटिव रिलेशन। समझ आया बेटा पॉइंट? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर किसी चीज का फेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा। अनफेवरेबल तो डिमांड क्या होगी? कम। एक्सपेक्टेशन, अगर हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो प्रेजेंटली डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज। अगर हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो प्रेजेंटली डिमांड क्या कर देंगे? डिक्रीज। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। कोई डाउट? फिर आता है बेटा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। assumption लाइक इनकम कांस्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। हर चीज एक्सेप्ट प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर आता है बेटा शेड्यूल। सेम जो इंडिविजुअल में बनाया था हमने शेड्यूल, वही शेड्यूल बनेगा। प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। और सेम कर्व जो हमने इंडिविजुअल में बनाई थी क्या रहेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। कोई डाउट? अब आता है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ प्राइस। खुद के गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जब डिमांड में चेंज आएगा, दैट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। समझ आया बेटा पॉइंट? इसमें दो आते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। कब बढ़ेगी डिमांड? जब प्राइस कम। प्राइस क्या होगा? कम। डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। इनवर्स रिलेशन है बेटा, वो तो होना ही है। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले मैं इस पॉइंट पर था, फिर मैं इस पॉइंट पर आ गया, तो मैं किस तरफ मूव कर रहा हूं? नीचे की तरफ। तो वो क्या हो गया? लोअर मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होगी? लोअर मूवमेंट। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। कब कम होगी? जब प्राइस बढ़ेगा। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज। तो किस तरफ मूव होगा? अपर की तरफ। पहले मैं इस पॉइंट पर था, अब इस पॉइंट। तो किस तरफ मूव हुआ? अपर। तो अपर मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होगी? अपर मूवमेंट। कोई डाउट है बेटा यहां तक? समझ आ गया? दोनों केसेस में मूवमेंट हो रही है, दोनों केसेस में क्या हो रही है? मूवमेंट। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का अनदर नेम होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या होता है? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। नेक्स्ट चेंज इन डिमांड कब होगा बेटा? जब अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा। जो ये हमने लिखा ना, नॉर्मल इंक्रीज इन मनी इनकम, सिंपल लिखना है इसमें। चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हमें नहीं पता किस साइड चेंज हो रहा है, हमने सिर्फ चेंज लिखना है। फिर उसके दो फैक्टर आएंगे बेटा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज। इंक्रीज में हमने स्पेसिफिक लिखना है, डिमांड इंक्रीज कब होगी? अगर सब्स्टिट्यूट है तो प्राइस क्या होगा? इंक्रीज। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर है? लाइक फेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। सो बेटा इन सब केसेस में प्राइस तो क्या रहा? सेम। देखो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, पर डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज। सो पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब इस पॉइंट पर आ गए, तो किस तरफ शिफ्ट होगी? राइटवर्ड शिफ्ट। किस तरफ शिफ्ट हो रही है? राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा डिक्रीज इन डिमांड। जो हमने उसके कॉजेस किए उसके क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट। ठीक है, लाइक अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम क्या होगी? डिक्रीज। इंफीरियर गुड्स है तो इनकम क्या होगी? इंक्रीज। सब्स्टिट्यूट है तो प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री है तो प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज। अनफेवरेबल चेंज हो। समझ आया बेटा पॉइंट? सो बट सब केसेस में प्राइस तो क्या रहा? कांस्टेंट। डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। किस तरफ शिफ्ट होगी? लेफ्ट। दोनों केसेस में क्या हो रही है? शिफ्ट।
तो चेंज इन डिमांड का अनदर नेम क्या आएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या नेम होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कोई डाउट है बेटा यहां तक? फिर आता है बेटा डिमांड कर्व, जो हमने पढ़ा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है? उसके रीजंस बताने हैं। देखो फर्स्ट आता है लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू मींस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था कि हर जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज करोगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होती रहेगी बेटा? डिक्रीज। यही पढ़ा था हमने। सो अब पॉइंट क्या है यहां पर? मान लो मैंने कंजप्शन इंक्रीज कर दी तो सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज। तो एज अ कंज्यूमर मैं हर गुड का उतना ही प्राइस पे करने के लिए रेडी हूं जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन है। तो जब मेरी सेटिस्फेक्शन कम हो रही तो प्राइस भी मैं क्या चाहूंगा? कम हो। तो देखो कंजप्शन तो मीन डिमांड, तो डिमांड अप जा रही है, प्राइस डाउन जा रहा है, इनवर्स रिलेशन है। तो कर्व क्या रहेगी? डाउनवर्ड स्लोप। क्या रहेगी? डाउनवर्ड स्लोप। एनी डाउट? नेक्स्ट इनकम फैक्ट। लेट अस से मैं 10 रुपये में 1 kg चीज परचेज कर रहा था, तो 20 में मुझे कितना मिलता? अब प्राइस ही 20 हो गया बेटा। प्राइस ही कितना हो गया? 20। तो ऑटोमेटिकली मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। सो प्राइस इंक्रीज होने से मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी? कम। तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? इसको भूल जाओ, क्या रिलेशन है? नेगेटिव। क्या रिलेशन है? तो कर्व क्या रहेगी? डाउनवर्ड स्लोप। समझ आया बेटा पॉइंट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, ऐसे बोलते थे हम, पर ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली बेटा कभी। प्राइस ऑफ कोक, प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ कोक, डिमांड ऑफ पेप्सी। हमारा गुड पेप्सी है, कोक का प्राइस 10 था, इसका भी 10 था, तो दोनों की डिमांड 100 यूनिट थी। कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ, पेप्सी का सेम है, तो देखने में क्या लग रहा है? ये इससे चीपर हो गया। चीपर मतलब सस्ता हुआ, डाउन गया। तो डाउन जाने की वजह से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो इनवर्स रिलेशन दिखा इसमें भी। तो कर्व क्या रहेगी? डाउनवर्ड। एंड लास्ट साइज ऑफ कंज्यूमर। बेटा अगर प्राइस कम हुआ तो जो कंज्यूमर पहले परचेज नहीं कर रहे थे वो भी करना शुरू कर देंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सो प्राइस कम होने से साइज ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज। इनवर्स रिलेशन आया तो कर्व क्या रहेगी? डाउनवर्ड स्लोप। समझ आ रहा है बेटा पॉइंट? कोई डाउट? अब पॉइंट आता है एक्सेप्शन क्या था, लास्ट वन। एक्सेप्शन मींस कब प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होगा या प्राइस की वजह से डिमांड पर इफेक्ट नहीं आने वाला। तो लाइक फर्स्ट गिफन गुड्स। गिफन गुड्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहेगा बट प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहेगा। समझ आया बेटा? सेकंड वेबलन गुड्स। वेबलन कौन से होते हैं? हाईली स्टेटस गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स। their demand in market is very high because only their prices are very high. मार्केट में प्राइस हाई है इसीलिए इनकी डिमांड भी ज्यादा। डायमंड मार्केट में स्टेटस है, प्राइस हाई है तो इसलिए उसकी डिमांड भी ज्यादा। पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट नेसेसिटी। बेटा जिस चीज की नेसेसरी है तो उसके लिए हमें प्राइस मैटर नहीं करता। क्लियर? मुझे नमक खाना है, चाहे नमक का प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, जितनी मेरी बॉडी को नीड है उतना तो मैं खाऊं। क्लियर? इमरजेंसी। इमरजेंसी के कैसे प्राइस मैटर करते हैं? नहीं करता। फियर ऑफ शॉर्टेज। बेटा अगर आपको लग रहा है किसी चीज की मार्केट में शॉर्टेज होने वाली है, तो अगर आज उसका हाई प्राइस भी पे करना पड़ेगा तब भी आप पे करने के लिए रेडी रहो। समझ आ रहा है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये तो था बेटा सारा आपका डिमांड का। अब आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो डिमांड में हमने जो भी पढ़ा, हमने कहीं ये तो नहीं पढ़ा कितना डिग्री चेंज आ रहा है। डिग्री ऑफ चेंज तो डिमांड हमें कहीं नहीं बता पाया। हमें डिमांड ने सिर्फ क्या एक्सप्लेन किया कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुई, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, अपर मूवमेंट होगी, लोअर मूवमेंट, यही चीजें बताई। बट कहीं पर उसने ये बताया कि कितना डिग्री चेंज आएगा? नहीं बताया। नहीं बताया ना? वो डिग्री कौन बताता है हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज डिनोटेड विद ईडी। किससे डिनोट करते हैं? ईडी। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्यू और परसेंटेज चेंज इन पी विद द माइनस साइन। रीजन? लॉ ऑफ डिमांड किसको शो करता है? इनवर्स रिलेशन। इलास्टिसिटी डिमांड इज अ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो उसी को नेगेटिव शो करना तो बाहर क्या लगेगा? माइनस साइन। तो दोनों में डिफरेंस ये है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शन बताएगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताएगा? डिग्री। क्या बताएगा? डिग्री। समझ आ रहा है पॉइंट? सो पॉइंट आता है बेटा डिग्रीज क्या क्या है इसकी। फर्स्ट आते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिग्री कौन सी होती है? जिसमें प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा बट डिमांड चेंज होगी। डिमांड क्या होगी? चेंज। तो कर्व रहेगी बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज नोन एज ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट।
वो कैसे आएगी, वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। उसकी स्लोप अगर आपसे पूछी जाए तो स्लोप क्या रहेगी, 0। स्लोप का मतलब कभी भी शेप नहीं होता, ठीक है, स्लोप का मतलब शेप नहीं होता। और ये किस सिचुएशन में अप्लाई होता है बेटा, इमेजिनरी सिचुएशन। एक इमेजिन ही है कि प्राइस सेम है, डिमांड चेंज होती जाए, तो एक इमेजिनरी सिचुएशन में अप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक, उसका उल्टा, जिसमें प्राइस चेंज होगा बट डिमांड में चेंज नहीं है, तो नेसेसिटी गुड्स केस में होता है। किस केस में होता है, नेसेसिटी। और उसको क्या बोलते हैं, ईड इक्वल टू 0, कि प्राइस का तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर है। उसकी स्लोप अगर पूछी जाए बेटा, स्लोप रहती है क्या, उल्टा, मैंने कहा ना बिल्कुल ही ऑपोजिट चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटरी इलास्टिक, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा उतना ही परसेंटेज किस में चेंज आएगा, डिमांड। सेम, तो क्या रहेगी, यूनिटरी इलास्टिक कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज जैसे ये रेक्टेंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक कब होगा बेटा, प्राइस में कम चेंज आएगा, डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। प्राइस में कम और डिमांड में कर्व क्या रहेगी, फ्लैटर। क्या रहेगी, फ्लैटर। समझ आया पॉइंट। नेक्स्ट, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, वो कब होगा, प्राइस ज्यादा चेंज होगा और डिमांड कम चेंज होगी, तो कर्व क्या रहेगी, स्टीपर। क्या रहेगी, स्टीपर, विच इज नोन एज इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं उसको हम, इन इलास्टिक। एनी डाउट। लास्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी डिग्री नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हेडिंग गलत आगे इस पे, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फर्स्ट आता है बच्चा नेचर ऑफ कमोडिटी। तीन तरह की कमोडिटी होती है, बेसिक नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। अगर बेसिक नेसेसिटी तो प्राइस मैटर नहीं करता, ज्यादा चेंज हो ही नहीं सकती, तो डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। कंफर्ट में जितना प्राइस चेंज होगा उतनी ही डिमांड चेंज होगी, तो क्या रहेगी, यूनिटरी इलास्टिक। और लग्जरी में आपने देखा होगा, हल्का सा लग्जरी गुड्स का प्राइस चेंज हो तो डिमांड उसकी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, तो उसमें क्या रहेगा, मोर इलास्टिक। सब्स्टिट्यूट, जिसके सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी मोर इलास्टिक, जिसके कम सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी लेस इलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री, बेटा जो ज्वाइंटली यूज होते हैं तो उसमें डिमांड दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी, तो क्या रहेगी, इन इलास्टिक। प्राइस, जिस गुड का ज्यादा प्राइस होगा उसकी हायर डिमांड, जिसका कम प्राइस उसकी लोअर। टाइम पीरियड, बेटा जब मेरे पास टाइम पीरियड है काफी ज्यादा, मैं अपनी टेस्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूं, तो डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक। जब मेरे पास टाइम पीरियड कम है तो मैं नहीं चेंज कर सकता, तो डिमांड क्या रहेगी, इन लेस। इनकम, अगर जो हायर इनकम ग्रुप होता है और लोअर इनकम ग्रुप होता है वो तो अपनी डिमांड ज्यादा चेंज कर नहीं सकते, तो हायर वाला कहता है मुझे अपनी डिमांड पैटर्न चेंज नहीं करना, लोअर वाला कहता है पैसे नहीं, डिमांड कहां से चेंज करूंगा, तो क्या रहेगी, इन इलास्टिक। बट जो मिडिल ग्रुप होता है उसकी डिमांड क्या रहती है, मोर इलास्टिक। एंड नंबर ऑफ यूजर्स, जिस चीज के ज्यादा यूजर है उसकी डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक, जिसके कम यूजर है उसकी लेस इलास्टिक। एक बार न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो ईडी के जो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं, एक परसेंटेज चेंज इन क्यू, परसेंटेज चेंज इन पी। बाहर क्या रहेगा, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। एक फॉर्मूला होता है माइनस पी ओवर क्यू, चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोपोर्शनेट मेथड। लाइक आपको क्वेश्चन में बोला है व्हेन द प्राइस इज ₹10, कंज्यूमर डिमांड 100 यूनिट्स। जब प्राइस कितना था 10, कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था 100, यही था। कहते हैं व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹2, क्या लिखा है, इंक्रीजेस बाय, बाय लिखा हो तो चेंज दिया होगा, क्या लिखा होगा, चेंज, तो चेंज इन पी दिया हुआ है 2, बट अगर डिक्रीजेस बाय भी लिखा हो तो भी चेंज है, बट इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस, तो इंक्रीजेस है तो प्लस। कहते हैं ₹2 से चेंज हुआ प्राइस, जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हुई अप टू 60, डिमांड 60 तक डिक्रीज हुई है, 60 से डिक्रीज नहीं हुई है, 60 तक डिक्रीज हुई है, तो Q1 कितना आया, माइनस तो हो ही नहीं सकता, पी क्यू P1 Q1, याद रखना माइनस में नहीं आ सकते। कभी सुना प्राइस नेगेटिव है, कभी सुना क्वांटिटी नेगेटिव है, नहीं, चेंज तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो चेंज नेगेटिव हो सकता है, नॉर्मल नेगेटिव नहीं। वैल्यूज है, वैल्यू पुट करनी है, P कितना है 10, Q कितना है
चेंज इन क्यू निकाल सकता हूं, Q1 माइनस क्यू, वो कितना आएगा -40, ये आ सकता है। चेंज इन बी कितना है 2, सोल्व हो जाएगा, कितना आ गया 2, परसेंटेज निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे अगर उससे करना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में मान लो ये दिया हुआ है, आपको ये भी दिया, ये भी गिवन है, ये निकाल लिया आपने P1 से, चेंज इन क्यू निकाल नहीं सकते, निकल जाएगा, वैल्यू पुट करके चेंज इन क्यू निकल जाएगा। और मान लो चेंज इन क्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा Q1, तो फिर चेंज इन क्यू ऐसे निकाल के उसके बाद केस की वैल्यू पुट कर दो, Q1 माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर दो, वो भी आ जाएगा। समझ आया? एक पॉइंट आ सकता है आपको प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया होगा, क्वांटिटी नहीं दी होगी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल नोन एज एक्सपेंडिचर, उससे हम डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे जाएगा, थ्योरी मैंने बता दी है, नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट चलता हूँ। क्लियर? रिवीजन स्टार्ट कर दो इसकी। हाँ, एक चीज और, ईडी अगर नेगेटिव में गिवन है तो फॉर्मूला में से नेगेटिव हट जाएगा, बट अगर ईडी पॉजिटिव गिवन है तो फॉर्मूला में नेगेटिव आए। क्लियर?